हेलो, नमस्कार। मैं एल के एजू बोर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ रहे हैं क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्या पढ़ रहे हैं? क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्षेत्रीय शक्तियों के उदय में हमारा टॉपिक है बंगाल क्षेत्रीय शक्ति के रूप में और वहां औपनिवेशिक शासन की स्थापना। अर्थात हम बंगाल की 2 क्लास ले चुके हैं, आज बंगाल की तीसरी क्लास है और आधुनिक भारत में क्षेत्रीय शक्तियों के उदय की कुल 10वीं क्लास। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे। कल हमने 2 क्लास ले ली है बंगाल की, उसमें बंगाल को स्वतंत्र शक्ति के रूप में, मतलब बंगाल को स्वतंत्र रूप से स्थापित करवा दिया। मुर्शिद कुली खान ने स्थापना की थी। फिर उसके बाद वहां पर दूसरी क्लास में हमने देखा था कि अलीवर्दी खान शासक बनता है 1756 तक, मतलब 1740 से 1756 तक अलीवर्दी खान शासक बनता है और अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला शासक बनता है। सिराजुद्दौला जैसे ही शासक बना था तो उसके समक्ष बहुत सारी समस्या आने लगी। पारिवारिक समस्या थी। पारिवारिक समस्या में हमने देखा था कि घसीटी बेगम मौसी थी, ढाका के नवाब थी, तो वो भी नवाब बनना चाह रही थी बंगाल का, वो भी बंगाल का नवाब बनना चाह रही थी। इधर देखो पूर्णिया का नवाब था शौकत जंग, मौसी का लड़का था शौकत जंग, वो भी नवाब बनना चाह रहा था। उधर मिर्जाफर था सेनापति, मुख्य सेनापति मिर्जाफर, वो भी समस्या क्रिएट कर रहा था, वो भी इससे परेशान, मतलब वो भी एक समस्या थी उसके लिए। उसको मिर्जाफर को मुख्य सेनापति पद से हटाकर मीर मदान को सेनापति बनाया। ठीक है, तो आज कल हमने पारिवारिक समस्या कंप्लीट कर ली। आज हमारी जो टॉपिक है अंग्रेजों की समस्या, हेडिंग रहेगी अंग्रेजों की समस्या। तो डालते हम हेडिंग। ठीक है, हेडिंग है अंग्रेजों की समस्या। ठीक है ना, हेडिंग क्या है? अंग्रेजों की समस्या। ठीक, अंग्रेजों की समस्या, क्या क्या समस्या थी अंग्रेजों की वो हम देखते हैं। देखो, अंग्रेजों की समस्या, सिराज और अंग्रेजों के मध्य निम्न समस्या चल रही थी। पहली बात तो क्या थी कि अंग्रेज फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे थे, मतलब क्या, अतिरिक्त किलेबंदी कर रहे थे, तो वो समस्या थी। दूसरी समस्या ये थी कि अंग्रेजों को जो 1717 में फर्रुखसियर ने दस्तक दिया था, मतलब एक अधिकार दिया था कि विदाउट टैक्स के व्यापार करेंगे, उसका दुरुपयोग कर रहे थे अंग्रेज। तो बहुत सारी समस्या क्रिएट कर रहे थे अंग्रेज। वो समस्या का समाधान सिराजुद्दौला करना चाहता था। तो देखते हैं अंग्रेजों की समस्या, लिखते हैं अपन, लिखिए। सिराज और अंग्रेजों के मध्य, सिराज और अंग्रेजों के मध्य विवाद के निम्न कारण थे। सिराज और अंग्रेजों के मध्य विवाद के निम्न कारण थे। ठीक है, विवाद के निम्न कारण थे। कौन कौन से कारण थे वो हम देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, अंग्रेजों द्वारा दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग करना। पहला पॉइंट है अंग्रेजों द्वारा दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग करना। अंग्रेजों द्वारा दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग करना था। ठीक है,
भाई दस्तक प्रणाली 1717 में फर्रुख सियर द्वारा दिया गया। ठीक है ना, ये दस्तक प्रणाली थी, मतलब अंग्रेजों फर्रुख सियर ने एक अधिकार दिया था और उसके तहत बंगाल में निशुल्क व्यापार करेंगे। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे, स्वयं तो निशुल्क व्यापार कर ही रहे थे, कोई टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन क्या करते, वो भारतीयों को इस दस्तक को बेच देते और जो उससे क्या है रेवेन्यू मिलता था नवाब के लिए, वो मिलना बंद हो जाता, कम पैसे में बेचते थे। तो लिखते हैं अपन इसके बारे में। पहला पॉइंट लिखिए, अंग्रेजों को फर्रुख सियर द्वारा अंग्रेजों को फर्रुख सियर द्वारा फ्री ट्रेड पास दिया था, फ्री ट्रेड पास दिया। अंग्रेजों को फर्रुख सियर द्वारा फ्री ट्रेड पास दिया था, उस पास का, ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, अंग्रेज इस दस्तक का प्रयोग, इस दस्तक को भारतीयों को बेचकर दुरुपयोग कर रहे। मान के चलो क्या हुआ था कि टैक्स लेते थे 5%, मान के चलो, और अंग्रेज क्या बोलते कि हमें 2% दे दो, हमें सिर्फ और सिर्फ 2% दे दो, हम 2% ही लेकर आपको इस दस्तक दे देते हैं, आपको 3% बच जाएगा, 2% हमें दे दो। तो क्या हो रहा था, इससे अंग्रेजों को मुनाफा हो रहा था और जो भारतीय शासक नवाब था बंगाल का, उसको लॉस हो रहा था। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखते, अगला पॉइंट लिखिए, अंग्रेजों द्वारा घसीटी बेगम के दीवान, अंग्रेजों द्वारा घसीटी बेगम के दीवान राजवल्लभ के पुत्र कृष्ण बल्लभ को शरण देना, कृष्ण बल्लभ को शरण देना। ठीक है ना, कृष्ण बल्लभ को शरण देना था। अंग्रेजों द्वारा राजवल्लभ के दीवान, मतलब घसीटी बेगम के दीवान कृष्ण बल्लभ के पुत्र, राजवल्लभ के पुत्र कृष्ण बल्लभ को शरण देना था। राजवल्लभ के पुत्र कृष्ण बल्लभ को शरण देना था, जो के गमन का आरोपी था। ठीक है, गबन का आरोपी था। गबन बोले तो भ्रष्टाचार। ठीक है,
गबन बोले तो क्या, भ्रष्टाचार। समझे? तो क्या है, क्या क्या समस्या, क्या कारण थे अंग्रेज और फर्रुखसियर के मध्य विवाद के कारण? तो वो हमने देखे। पहला कारण क्या था, अंग्रेजों द्वारा दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग किया जा रहा था। दूसरा कारण बना था कि घसीटी बेगम का जो दीवान था राजवल्लभ, उसका पुत्र कृष्ण वल्लभ गबन का आरोपी था, और गबन बोले तो भ्रष्टाचारी, तो उसके शरण देना, ठीक है, को शरण देना था। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, नवाब की बिना अनुमति के, नवाब की बिना अनुमति के फोर्ट विलियम की अतिरिक्त किलेबंदी करना। ठीक है ना, फोर्ट विलियम की अतिरिक्त किलेबंदी करना। अब क्या होता है, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही अपने अपने किलों की अतिरिक्त किलेबंदी कर रहे थे। अंग्रेजों का कहना था कि हमें फ्रांसीसियों से डर है, और फ्रांसीसियों का कहना था कि हमें अंग्रेजों से डर है, इसलिए किलेबंदी की जा रही है। हालांकि ये किलेबंदी की जा रही थी ना, वो सिर्फ इसलिए की जा रही थी कि अंग्रेज फ्रांसीसियों से डर रहे थे और फ्रांसीसी अंग्रेजों से। अब क्या होता है, सिराजुद्दौला ने इस अतिरिक्त किलेबंदी को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। समझे? सिराजुद्दौला ने क्या किया था, इस अतिरिक्त किलेबंदी को ध्वस्त करने का आदेश दिया, जिसमें फ्रांसीसी मान गए थे। चंद्रनगर की जो किलेबंदी की रही थी वो ध्वस्त कर दी फ्रांसीसियों ने, परंतु अंग्रेज फोर्ट विलियम का जो गवर्नर था उस समय, अंग्रेज अधिकारी था फोर्ट विलियम का, ड्रेक, उसने अतिरिक्त किलेबंदी की ध्वस्त नहीं की, अर्थात सिराज के आदेश की अवहेलना की थी। अर्थात सिराज के आदेश की अवहेलना की थी। किसने? ड्रेक ने। तो लिखते हैं अपन अगला पॉइंट, हालांकि यह किलेबंदी, ऐसा लिख लो यहां से, हालांकि यह किलेबंदी फ्रांसीसियों के खतरे को देखकर की जा रही थी। ठीक है ना, हालांकि यह किलेबंदी फ्रांसीसियों के खतरे को देखकर की जा रही। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट लिखिए यहां, उपरोक्त कारणों के चलते सिराज ने अतिरिक्त किलेबंदी को ध्वस्त करने का आदेश दिया। ठीक है, मतलब इस समस्या को देखकर सिराज ने क्या किया था, अतिरिक्त किलेबंदी को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया था। बोले ये अतिरिक्त किलेबंदी की गई है ना, इसे ध्वस्त कीजिए। तो अब क्या होता है,
फ्रांसीसियों ने अपनी अतिरिक्त किलेबंदी ध्वस्त कर दी, परंतु अंग्रेज अधिकारी ड्रेक ने, जो फोर्ट विलियम का अंग्रेज अधिकारी ड्रेक नाम का व्यक्ति था, उसने सिराज के आदेश की अवहेलना की। तो लिखते हैं, फ्रांसीसियों ने अतिरिक्त किलेबंदी ध्वस्त कर दी, परंतु फोर्ट विलियम का अंग्रेज अधिकारी ड्रेक द्वारा, फोर्ट विलियम के अंग्रेज अधिकारी ड्रेक द्वारा सिराज बोले तो सिराजुद्दौला है ना, सिराज के आदेश की अवहेलना की, ठीक है ना। सिराज के आदेश की अवहेलना की थी। किसने की थी? ड्रेक ने। अब आदेश की अवहेलना की गई तो फिर क्या होता है, माणिक चंद द्वारा जैसे ही अवहेलना की ना, आदेश दिया, क्या किया था कि अतिरिक्त किलेबंदी को ध्वस्त किया जाए। और क्या हुआ, अब क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये था कि एक तो आदेश में ये था कि अतिरिक्त किलेबंदी ध्वस्त की जाए, दूसरा ये था कि जो कृष्ण वल्लभ का पुत्र, वो राजवल्लभ का पुत्र कृष्ण वल्लभ के लिए शरण दी है, उसे हमारे सुपुर्द किया जाए। तो पहला आदेश तो ये था, ठीक है। अब दूसरा आदेश लिखिए, गबन के भ्रष्ट, क्या लिखना है, लिखिए, गबन के आरोपी राजवल्लभ के पुत्र कृष्ण वल्लभ को हमारे सुपुर्द किया जाए। दूसरा आदेश क्या था, ये था, हमारे सुपुर्द किया जाए। किसने दिया ये आदेश? पहला आदेश, दूसरा आदेश, ये आदेश है, ठीक है, किसके? सिराज के। ठीक है, ये आदेश है। पहला आदेश तो ये था कि अतिरिक्त किलेबंदी को ध्वस्त की जाए, दूसरा था जो गबन का आरोपी है राजवल्लभ का पुत्र कृष्ण वल्लभ, उसे हमारे सुपुर्द किया जाए। अब क्या होता है, लिखिए, ड्रेक ने, यहां से लिख लिए, ड्रेक ने उपरोक्त दोनों आदेशों की अवहेलना की, उपरोक्त दोनों आदेशों की अवहेलना की। किसने की? ड्रेक ने। अब क्या होता है, फिर भी सिराज बोला कि
फिर भी थोड़ा संतुष्ट था, बोले ठीक है अवहेलना कर दी, फिर भी इसने अपने 2 व्यक्ति पहुंचाए थे। किसने? सिराज ने, कि भाई कुछ समाधान निकले, युद्ध नहीं चाहता सिराज, बोले कुछ समाधान निकले। तो लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए ड्रैक द्वारा आदेश न मानने पर ड्रैक द्वारा आदेश ना मानने पर, मानने के बाद, ऐसा लिखिए आदेश ना मानने के बाद सिराज ने रामनारायण और ख्वाजा बाजिद को ड्रैक के यहां, ख्वाजा बाजिद को ड्रैक के यहां समाधान हेतु भेजा। रामनारायण और ख्वाजा बाजिद को ड्रैक के यहां समाधान हेतु भेजा। ठीक है ना, मतलब क्या, सिराज युद्ध नहीं चाहता था, बोले कि किसी तरह इसका समाधान हो जाए, लेकिन हो जाए। सिराज बिल्कुल भी युद्ध नहीं चाहता था, परंतु क्या होता है, इसने रामनारायण और ख्वाजा बाजिद को भेजा ना, तो ड्रैक ने इन दोनों के साथ अनुचित व्यवहार किया था। तो लिखिए अगला पॉइंट, परंतु ड्रैक ने दोनों के साथ अनुचित व्यवहार किया, अनुचित व्यवहार किया। किसने किया? ड्रैक ने। और ड्रैक कौन था? फोर्ट विलियम का गवर्नर बोल सकते हैं या प्रमुख अधिकारी बोल सकते हैं उस समय। ठीक है, आगे लिखते हैं। परिणाम स्वरूप अगली स्लाइड पर आ जाइए। अब लिखिए अगला पॉइंट, परिणाम स्वरूप राय दुर्लभ ने दुर्लभ ने 4 जून 1756 को, कब? 4 जून 1756 को, परिणाम स्वरूप राय दुर्लभ ने 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण किया। ठीक है ना, परिणाम स्वरूप राय दुर्लभ ने 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर आक्रमण किया और अंग्रेजों को पराजित कर अंग्रेजों को पराजित कर संधि हेतु विवश किया, संधि हेतु विवश किया। ठीक है, अर्थात राजनारायण ने
अंग्रेजों को पराजित कर दिया, कासिम बाजार पर आक्रमण कर अंग्रेजों को पराजित किया और संधि हेतु विवश कर लिया। फिर संधि हुई थी, उसमें कुछ प्रावधान थे तो लिख देते हैं। संधि हेतु प्रावधान विवश किया तो प्रावधान लिख लो। क्या क्या प्रावधान थे वो अपन देख लेते हैं। लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, राज्य के विद्रोहियों को बंगाल के नवाब को सौंपा जाए। बंगाल के नवाब को सौंपा जाए। ठीक है, क्या हुआ था? संधि क्या थी? संधि का पहला पॉइंट है कि राज्य के विद्रोही हैं, मतलब राज्य के, जैसे कृष्ण वल्लभ राज्य का विद्रोही है भाई, सिंपल सी बात है। तो राज्य के विद्रोहियों को बंगाल के नवाब को सौंपा जाए, सिराज को सौंपा जाए। दूसरा पॉइंट था दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग ना किया जाए। दुरुपयोग ना किया जाए। ठीक है ना, राज्य के विद्रोहियों का मतलब किसको? बंगाल के नवाब को सौंपा जाए और दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग ना किया जाए, अर्थात किसी स्वयं के अलावा किसी और को ना दिया जाए दस्तक प्रणाली। ठीक है, ये शर्त थी। कौन सी शर्त थी? कासिम बाजार पर आक्रमण किया था किसने? राय दुर्लभ ने, और उनको पराजित करके ये संधि करवा ली थी। अब क्या होता है? ये संधि करवा ली, परंतु ये संधि के प्रावधान फोर्ट विलियम की जो परिषद थी उसने मानने से इनकार कर दिया था। बोले इन प्रावधानों को हम नहीं मानेंगे, ये कोई संधि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हमारे फायदेमंद नहीं है, इसमें हमारे फायदे नहीं है, इसलिए हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो लिखिए अगला पॉइंट। परंतु अगला पॉइंट लिखना है अपन को, लिखिए संधि के प्रावधानों को संधि के प्रावधानों को फोर्ट विलियम की परिषद ने मानने से इनकार कर दिया। मानने से इनकार कर दिया। ठीक है ना, फोर्ट विलियम की परिषद को मानने से इनकार कर दिया। किसने? फोर्ट विलियम की परिषद ने इस संधि के प्रावधानों को। परिणाम स्वरूप या जिस कारण सिराज ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया था। परिणाम स्वरूप फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया किसने? सिराज ने। अब फोर्ट विलियम पर आक्रमण करता है कब? 16 जून की रात, 16 जून को फोर्ट विलियम पर आक्रमण करता है और ये आक्रमण चलता रहता है। अब क्या होता है? 20 जून को, 20 जून को ये सब युद्ध चलता रहता है। तो वहां का जो ड्रैक था ना, प्रमुख अधिकारी ड्रैक और सभी कुछ अंग्रेजों को लेकर भागकर चला जाता है। कहां? फुल्टा द्वीप पर। परंतु हॉलवेल था ना, विलियम हॉलवेल, जिसने ब्लैक हॉल ट्रेजेडी मतलब काल कोठरी की घटना का वर्णन किया है, वो संघर्षरत रहा था, अर्थात वो संघर्ष कर रहा था किससे? सिराज से।
अब सिराय से संघर्ष कर रहा था, तो जो ड्रैक था तो वो तो कुछ अंग्रेज अधिकारियों के साथ भागकर कहां चला गया था, फुल्टा द्वीप पर। परंतु विलियम हॉलवे संघर्ष करता रहा। 20 जून को 140 अंग्रेजों को एक छोटी सी काल कोठरी में भर देता है। कौन? सिराज। पकड़कर सबको बंदी बनाकर 10x14, मतलब बोल सकते हैं 14x10 की एक छोटी सी काल कोठरी थी, उसमें सबको बंदी बना दिया जाता है। कब? 20 जून को। ऐसा कौन बोलता है? हॉलवेल बोलता है। ठीक है, 140 अंग्रेजों को बंदी बनाया जाता है। जब सुबह निकाला जाता है तो मात्र 23 ही जिंदे बचते हैं, बाकी सभी मारे जाते हैं। ऐसा विवरण किसने दिया है? हॉलवेल ने दिया है। हॉलवेल उन 140 में से एक था। ठीक है, चलो लिखते हैं। सिराय ने आक्रमण किया। अब आक्रमण किया तो लिखिए, एक सेकेंड, यहां से लिखेंगे अपन। लिखिए पहला पॉइंट, ड्रैक ड्रैक तथा सेनापति मिंचन, ड्रैक तथा सेनापति मिंचन भागकर फुल्टा द्वीप चले जाते हैं। भागकर फुल्टा द्वीप चले जाते हैं। ठीक है ना? ड्रैक तथा सेनापति मिंचन भागकर फुल्टा द्वीप चले जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, जॉन हॉलवेल पुस्तक में लिख लेना सर्जन। ये सर्जन था। कहां का सर्जन था? फोर्ट विलियम का। उस समय फोर्ट विलियम में रहकर सर्जन था। ठीक है, जॉन हॉलवेल संघर्ष करता है। ठीक है ना? जॉन हॉलवेल संघर्ष करता है। अगला पॉइंट लिखिए, कलकत्ता पर सिराज का अधिकार हो गया। सिराज का अधिकार हो गया। कलकत्ता पर किसका अधिकार हो गया? सिराज का अधिकार हो गया था कलकत्ता पर। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, तथा कलकत्ता का नाम बदलकर, ऐसे में लिख लिया, तथा कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया। अलीनगर कर दिया। क्या कर दिया था? अलीनगर कर दिया था। किसने कर दिया था? सिराज ने, क्योंकि कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और कलकत्ता का नाम बदलकर क्या कर दिया? अलीनगर कर दिया। अगला पॉइंट लिखते हैं, नाम बदलकर अलीनगर कर दिया, तथा वहां का प्रभारी माणिक चंद्र को नियुक्त कर स्वयं मुर्शिदाबाद लौट आता है। मुर्शिदाबाद लौट आता है।
ठीक है ना। वहां का प्रभारी माणिक चंद्र को नियुक्त कर स्वयं मुर्शिदाबाद लौट आता है। कौन? सिराज। अब बोलिए सर इसमें कालकोटरी की घटना नहीं है, ये लौट भी आया था। अब लिखेंगे, हेडिंग डाल लो कालकोटरी की घटना, हेडिंग डाल लो कालकोटरी की घटना। दिख रहा है? हाँ। ठीक है ना, हेडिंग डाल लो कालकोटरी की घटना। कब होती है? 20 जून 1756। 20 जून 1756। पहला पॉइंट लिखिए कालकोटरी घटना में, कालकोटरी फोर्ट विलियम का, कालकोटरी फोर्ट विलियम का का 18 बाई 18 फीट लंबाई इंटू 14.10 फीट चौड़ाई का एक कमरा था। एक कमरा था, ठीक है ना। कालकोटरी फोर्ट विलियम का क्या था? एक कमरा था, ठीक है। कितना था? 18 फीट लंबा था और 14.10 फीट चौड़ा था। अगला पॉइंट लिखिए, जिसमें 20 जून की शाम, 20 जून 1756 की शाम 146 अंग्रेजों को बंदी बना दिया। जब सुबह 21 जून को निकाला गया, निकाले गए तो उनमें से मात्र 23 अंग्रेज ही जिंदे बचे। जिंदे बचे थे, मतलब मात्र 23 अंग्रेज ही जिंदे बचे, बाकी 123 क्या है? दम घुटने के कारण माने गए। जिनमें से 23 अंग्रेज ही जिंदे बचे, जिसमें से एक जे हॉलवेल था, जिनमें से एक जे हॉलवेल था, ठीक है। मतलब अब जानकारी कौन दे रहा? जे हॉलवेल ही दे रहा था। कालकोटरी विलियम फोर्ट का एक कमरा था। कैसा कमरा था? 18 बाई 14 फीट का एक कमरा था, जिसमें 140 अंग्रेजों को 20 जून को शाम को घुसेड़ दिया, और जब सुबह निकाले तो 23 ही जिंदे बचे थे। उनमें से एक जिंदा जो बचा था वो विलियम हॉलवेल था, और उसने अपने पत्र में, 3 पेज का पत्र था ओनली, उस पत्र में इसकी जानकारी दी है। लेकिन अगर देखा जाए तो तात्कालिक इतिहासकार हैं, उन्होंने कोई ऐसी जानकारी नहीं, बोले ये घटना सिर्फ पेजों पर दर्शाई गई है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो लिखते हैं आगे, जिसकी जानकारी
जॉन हाल्वे ने अलाइन द पेपर में प्रकाशित करवाई। ठीक है ना, जॉन हाल्वे ने अलाइन द पेपर में प्रकाशित करवाई थी। अगला पॉइंट लिखिए, इतिहासकार, तात्कालिक इतिहासकार लिखिए। तात्कालिक इतिहासकार इस घटना की इस जानकारी को संदिग्ध बताते हैं। कैसा बताते? संदिग्ध बताते हैं। ठीक है, संदिग्ध बताते हैं। जैसे देखा जाए तो स्टेनले रिपोर्ट में ओनली कितने बताए? 64 बताए। जैसे स्टेनले रिपोर्ट में कितने व्यक्ति बताए? 64 व्यक्ति बताए। ठीक है, स्टेनले रिपोर्ट। और डी प्रिंटर ने 43 व्यक्ति बताए। कितने? 43 व्यक्ति। तो मतलब तात्कालिक इतिहासकार हैं, इस घटना को कैसा बताते? संदिग्ध बताते। क्योंकि उस समय स्टेनले रिपोर्ट ने 64 व्यक्ति बताए थे और डी प्रिंटर ने 43 व्यक्ति। ये थी काल कोठरी की घटना। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या होता है? काल कोठरी की घटना है तो कुछ ना कुछ होगा। 1902 में यहां पर कर्जन द्वारा एक स्मारक बनाया था। देखते हैं यहां पर 1902 में एक सेकेंड, देखिए पहला पॉइंट, 1902 में कर्जन द्वारा यहां पर एक स्मारक बनवाया। यहां पर एक स्मारक बनवाया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। अगला पॉइंट लिखिए, 1940 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस स्मारक को गिराने हेतु आंदोलन चलाया। ठीक है ना, इस स्मारक को गिराने हेतु आंदोलन चलाया। कब? 1940 में। अगला पॉइंट लिखिए, अक्षय कुमार मित्र ने कालकोठरी की घटना का अक्षय कुमार मित्र ने अपनी पुस्तक सिराजुद्दीन सिराजुद्दीन में कालकोठरी की घटना का खंडन किया है।
कालकोठरी की घटना का खंडन किया है। ठीक है ना, कालकोठरी की घटना का खंडन किया है किसने? अक्षय कुमार मित्र ने। अगला पॉइंट लिखिए। अब क्या होता है, ये सारी ऐसी घटना घटित हो गई कहां? बंगाल में। अब क्या होता है, जो बंगाल मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख केंद्र था, उन सबको मद्रास में जानकारी मिलती है, तो उन्होंने क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में सेना भेजी। क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में सेना भेजी थी। कहां? बंगाल के लिए। तो लिखते हैं आगे, इस संपूर्ण घटना की जानकारी मिलने पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव थल सेना प्रमुख, ठीक है, थल सेना या स्थल मार्ग, ऐसा लिख सकते हो, स्थल मार्ग, ठीक, कोष्ठक में। और वाटसन कोष्ठक में लिख लेना जल मार्ग। के नेतृत्व में बंगाल के लिए सेना भेजी। बंगाल के लिए सेना भेजी, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में बंगाल के लिए सेना भेजी थी। किसने भेजी थी? मद्रास से ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब क्या होता है, जब सेना आती है 14 दिसंबर 1756 को, अब याद देखना अगले पॉइंट पे, यहां से आ जाइए, लिखिए 14 दिसंबर 1756 को 14 दिसंबर 1756 को क्लाइव ने माणिक चंद को घूस देकर अपने पक्ष में कर लिया। अपने पक्ष में कर लिया और कलकत्ता पर या कासिम बाजार कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। कब? 14 दिसंबर 1756 को, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब कलकत्ता का नाम क्या रखा था? अलीनगर। किसने रखा था? सिराज ने रख दिया। तो 9 फरवरी 1757, अभी तो 14 दिसंबर की बात है, 56 की बात, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती, और उस संधि के तहत जो भी प्रावधान, जो भी अधिकार थे अंग्रेजों के, वो पुनः वापस मिल जाते। ठीक है, तो आगे लिखते हैं अपन। अधिकार कर लिया, आगे लिखिए।
सिराज ने मजबूरीवश 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि की। कौन सी संधि की? अलीनगर की संधि की। ठीक है ना? कौन सी संधि की? अलीनगर की संधि की। कब? 9 फरवरी 1757 को। तो अब हेडिंग डालना है अलीनगर की संधि कब? 9 फरवरी 1757 को। ठीक है, हेडिंग डालो अलीनगर की संधि। कब होती है? 9 फरवरी 1757। ठीक है, 9 फरवरी 1757। संधि के प्रावधान देखना है हमें। हेडिंग डाल लो संधि के प्रावधान। संधि के प्रावधान। लिखिए पहला प्रावधान, पहला पॉइंट लिखिए संधि के प्रावधान में। सिराज ने कंपनी के अधिकार व क्षेत्र वापस लौटा दिए। राज ने कंपनी के अधिकार व क्षेत्र वापस लौटा दिए। ठीक है ना? सिराज ने कंपनी के अधिकार व क्षेत्र वापस लौटा दिए। अगला पॉइंट लिखिए, सिराज कंपनी कर्मचारियों को, सिराज माफ कीजिए, सिराज कंपनी कर्मचारियों को मुआवजा देगा। कंपनी कर्मचारियों को मुआवजा देगा। कौन से कर्मचारियों को? जिनकी ब्लैक जो काल कोठरी की घटना में मृत्यु हो गई उनको। ठीक है ना? कौन देगा? सिराज देगा। अगला पॉइंट लिखिए, तथा युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में, तथा इसी में लिख ली, तथा युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ₹3 लाख देगा। 3 लाख देगा। कौन देगा? सिराज देगा। किसको देगा? कंपनी को देगा। पहली बात तो सिराज कंपनी जो कर्मचारियों की मृत्यु हुई उनको मुआवजा देगा। दूसरा, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कितने रुपए देगा? 3 लाख देगा। कौन देगा? सिराज देगा। ठीक है, और जो जितने भी अधिकार थे वो सब वापस लौटा दे। तीसरा पॉइंट लिखिए, कलकत्ता में टकसाल खोलने की, कलकत्ता में सिक्के ढालने की अनुमति दी। सिक्के ढालने की अनुमति दी। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए,
फोर्ट विलियम की अतिरिक्त किलेबंदी की जा रही थी, इसी कारण सिराज ने आक्रमण किया था। अब क्या होगा, अतिरिक्त किलेबंदी का अधिकार भी दे दिया, किसने, सिराज ने। तो लिखिए फोर्ट विलियम की अतिरिक्त किलेबंदी का अधिकार भी दिया, अधिकार भी दिया, ठीक है ना। अतिरिक्त किलेबंदी का अधिकार भी दे दिया, किसने, सिराज ने। किसको, कंपनी को। अफगानों के, अब क्या होगा कि सिराज ने इतने सारे प्रावधानों, मतलब इतने सारे अधिकार दिए थे, किसको, कंपनी को। लेकिन अब कंपनी क्या करी, कंपनी अफगानों के विरुद्ध सिराज का सहयोग करेगी। तो लिखिए इन सबके बदले, ऐसा लिखिए, उपरोक्त प्रावधानों के बदले कंपनी, उपरोक्त प्रावधानों के बदले कंपनी सिराज को अफगानों के विरुद्ध सहयोग करेगी, अफगानों के विरुद्ध सहयोग करेगी, ठीक है ना। उपरोक्त प्रावधानों के बदले क्या होगा, कंपनी अफगानों के विरुद्ध सिराज का सहयोग करेगी। अगला पॉइंट, अगले उस पर आ जाइए। यहां लिखिए क्लाइव सिराज के माध्यम से आगे चल गया, इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ था सिराज, वहां माफ कीजिए क्लाइव। तो क्लाइव क्या करना चाह रहा था, क्लाइव सिराज के माध्यम से चंद्रनगर से फ्रांसीसियों को हटाना चाह रहा था, परंतु सिराज सहमत नहीं हुआ। तो लिखते हैं अगला पॉइंट, क्लाइव सिराज के माध्यम से चंद्रनगर को फ्रांसीसियों से मुक्त कराना चाहता था, फ्रांसीसियों से मुक्त कराना चाहता था। ठीक है ना, क्लाइव क्या कर रहा था, सिराज के माध्यम से चंद्रनगर को फ्रांसीसियों से मुक्त कराना चाहता था, परंतु सिराज सहमत नहीं हुआ, परंतु सिराज सहमत नहीं हुआ। ठीक है ना, परंतु सिराज सहमत नहीं हुआ। आगे देखते हैं परिणाम स्वरूप क्या होता है। लिखिए परिणाम स्वरूप 23 मार्च 1757 को मार्च 1757 को कब, परिणाम स्वरूप 23 मार्च 1757 को क्लाइव और वाटसन ने फ्रांसीसियों से
चंद्रनगर छीन लिया। कब? 23 मार्च 1757 को फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया। ठीक है ना? कब छीन लिया था? 23 मार्च 1757 को। अब फ्रांसीसी कहां जाते हैं? अपनी जान बचाकर सिराज की शरण में चले जाते हैं। फ्रांसीसी अपनी जान बचाकर सिराज की शरण में चले जाते हैं। तो अगला पढ़ लिखिए यहां, जिस कारण फ्रांसीसी अपनी जान बचाकर सिराज की शरण में चले जाते हैं। शरण में चले जाते हैं। ठीक है ना? फ्रांसीसी कहां चले गए? सिराज की शरण में चले गए। अर्थात अब क्या हो गया? अब क्या होगा? यही कारण था, प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण बना था। यही प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण बना था। लिखते हैं अगला पॉइंट। चले जाते हैं और यही प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण बना। ठीक है? यही प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण बना। ठीक है? तो प्लासी का युद्ध पढ़ना है हमें कल अगली क्लास में, और ये हमने उसके कारण देख लिए। प्लासी के युद्ध के कारण क्या क्या कारण बने थे, क्या परिस्थितियां हुई थी, क्यों प्लासी का युद्ध हुआ था, कब अलीनगर की संधि हमने पढ़ ली थी, चंद्रनगर पर अंग्रेजों का अधिकार हमने पढ़ लिया। तो ये कारण बने प्लासी के युद्ध के। ठीक है? मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।